नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश में विपक्ष के साथ अन्याय की घटनाएं अब इतनी बढ़ चुकी हैं। जी हां, देश में, फिर से सुन लीजिए, देश में विपक्ष के साथ अन्याय की घटनाएं अब इतनी बढ़ चुकी हैं कि एक सांसद ने तो सुप्रीम कोर्ट से अपील कर दी है कि सारे विपक्ष के लिए फांसी की सजा ही सुना दें। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। भारत के लोकतंत्र का अब हाल ऐसा हो चुका है कि विपक्ष इंसाफ की सारी उम्मीदें खोता जा रहा है और सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को कह रहा है, मिलॉर्ड, पूरे विपक्ष को फांसी दे दीजिए। कह कौन रहा है, जरा सुनिए। पप्पू यादव। पप्पू यादव ने लिखा है, क्या कुछ लिखा है आपके सामने रख रहा हूं, देखिए। लिख रहे हैं, मेरा सुप्रीम कोर्ट से आग्रह, पूरे विपक्ष को फांसी दे दो। इस देश में सिर्फ सत्ता पक्ष रहे, बाकी विपक्ष के सारे एमपी एमएलए की किसी न किसी मामले में फंसाकर सदस्यता रद्द कर दिया जाए। यह बात पप्पू यादव कह रहे हैं। आखिर ऐसी बात कह क्यों रहे हैं? पप्पू यादव की इस बात में भावुकता भरा जो शब्द हैं, उनके भावुकता भरे हुए शब्द, वो ज्यादा आपको लग सकते हैं, यानी भावुकता जरा ज्यादा आपको दिख सकती है इस बात में, पप्पू यादव की इस बात में। लेकिन मीनाक्षी नटराजन मामले में आज जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को एक झटके में खारिज कर दिया, उसके बाद यह भावुकता बेकार नहीं लग रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी अपने तीनों राज्यसभा उम्मीदवारों को जिताकर जश्न तो मना सकती है, लेकिन साफ है कि इसमें लोकतंत्र का गला घोंटा गया है। मीनाक्षी नटराजन पर जो मामला दर्ज है ही नहीं, उसके आधार पर उनका नामांकन पहले रद्द हुआ और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही तीसरे प्रत्याशी को जीता हुआ घोषित कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल भाजपा की भावना के अनुरूप फैसला सुनाया है। मीडिया इसे मीनाक्षी नटराजन के लिए बड़ा झटका बता रहा है, लेकिन मीनाक्षी का कहना है कि यह लोकतंत्र और संविधान के लिए झटका है। उन्होंने चुनाव आयोग को कॉम्प्रोमाइज्ड बताया है। आइए जरा सुन लीजिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीनाक्षी नटराजन ने, उनके साथ तमाम मध्य प्रदेश के कांग्रेस के विधायक थे और खचाखच भरा हुआ बेंच, टेबल कहें, डेस्क कहें, जो भी, जहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ये तमाम नेता। मीनाक्षी नटराजन ने कहा क्या है, सुन लीजिए। मीनाक्षी जी, आप थी वहाँ पे, खुद प्रेजेंट थी। हाँ, मैं ऑनलाइन थी। ऑनलाइन प्रेजेंट पूरी दलील सुनी। हाँ, क्या आप सेटिस्फाइड हैं जो सरकार? देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, चुनाव आयोग की साठगांठ है। और आज ये एक तरह से और भी प्रूव हुआ, जबकि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का वकील वहाँ पे खड़े होते हैं, तो ये तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला ही नहीं है ना। राज्यों के तो खिलाफ, ये कोई राज्यों के खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम तो चुनाव आयोग की बात कर रहे थे। हम अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स के कॉम्प्रोमाइज होने की बात कर रहे थे और वो जनता के सामने एक्सपोज हुए हैं। मैम, आप ये मानती हैं कि कहीं ना कहीं इसके अंदर जो चीजें प्रोसीजर है, जो आप नहीं कर रहे, आलू भाई मुझे करना। तो सुना आपने, यहां साफ साफ कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज, चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है। और सबसे बड़ी बात कि आज इसमें, जबकि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के सरकार की तरफ से कोई वकील आखिर वहां क्यों खड़ा था? सरकार का मामला नहीं था, यह तो चुनाव आयोग का मामला था। और यही बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये ऑन गोइंग प्रोसेस, यानी ये चुनाव की प्रक्रिया चुनाव आयोग की प्रक्रिया है और इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, जबकि ये ऑलरेडी हो चुका है। वहीं आज कांग्रेस ने इस मुद्दे पर जब राष्ट्रपति को शिकायत करना चाहा, तो दिल्ली पुलिस ने कांग्रेसियों को किस तरह रोका है, यह भी जरा देख लीजिए। यहां राष्ट्रपति के पास जाना चाहते थे, जरा इस विजुअल ले आइए स्क्रीन पे, जरा राष्ट्रपति के पास जाना चाहते थे कांग्रेस के तमाम नेता, उनको ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया। वो वहां से जंतर मंतर आए, वहां भी दिखाई, विजुअल दे आइए। लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। साइड से निकलो, साइड से निकलो, साइड से निकलो, साइड से निकलो, साइड से निकलो। लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। तो लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बिल्कुल, यह बात देश की जनता को भी सोचना होगा, जो बार बार कहती है कि आखिर विपक्ष क्या कर रहा है। विपक्ष सड़कों पे है, लेकिन विपक्ष जितना भी है,
आप उससे ज्यादा हैं। पॉलिटिकल पार्टियां कितनी हैं आप देख लीजिए और उनके सदस्य कितने हैं, लेकिन देश की जनता क्या कर रही है? खाए पिए अघाए लोग। जी हां, यह शब्द याद रखिएगा, खाए पिए अघाए, ये याद रखिएगा, आगे आने वाले समय में इस पे खूब चर्चा करेंगे। तो खाए पिए अघाए भक्त लोग जो हैं, वो जो कर रहे हैं, वो आज न कल उनको भुगतना होगा। इस देश में लोकतंत्र के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो आप भुगतेंगे, आज न कल भुगतेंगे, ये तय मानिए। कांग्रेस के साथ जो छल कपट मध्य प्रदेश में हुआ है उसे अब पूरे देश ने देखा है। कांग्रेस ने ऐसे में मीडिया से अपील की है कि इस बारे में वो जनता तक सच सच बात पहुंचाए। कायदे से तो कांग्रेस के बिना बोले ही मीडिया को ये काम करना चाहिए था, क्योंकि यही उसकी जिम्मेदारी है। अब अगर मीडिया वाकई सच्चा विश्लेषण करे तो जनता को भी पता चलेगा कि कैसे उसके नाम पर सत्ता की लूट मचाई जा रही है। सब जानते हैं कि बीजेपी को अब केवल राज्यसभा और लोकसभा में बहुमत नहीं चाहिए, बल्कि एकाधिकार चाहिए, ताकि वो परिसीमन जैसे बिलों को अपनी मर्जी से पारित करवाए और फिर अपने एक छत्र राज्य का रास्ता बनाए। लेकिन क्या इसके बाद लोकतंत्र के लिए देश में कोई जगह रह पाएगी? ये बैडमिंटन खेल के मजे लेने वालों को भी सोचना चाहिए और जनता को भी इस बात पर ध्यान देना होगा। मीनाक्षी नटराजन मामले से अब यही समझ आ रहा है कि विपक्ष के सामने अब चुनाव लड़ना तो दूसरी चुनौती है। उससे पहले जो पहली चुनौती यह है कि उसे चुनाव लड़ने के योग्य माना जाए। जी हां, सबसे पहले चुनाव तो आप तब लड़ेंगे ना जब आप योग्य होंगे, चुनाव लड़ने योग्य। यहां तो आपका नॉमिनेशन ही खारिज कर दिया जा रहा है और ये मध्य प्रदेश में पहला कांड नहीं है। इससे पहले भी मध्य प्रदेश में हो चुका है, ये इससे पहले राजस्थान में हो चुका है, इससे पहले दूसरे राज्यों में हो चुका है। आप जानते हैं, चाहे वो लोकसभा 2024 के चुनाव को याद कीजिए, उससे पहले मध्य प्रदेश के चुनाव को याद कीजिए, विधानसभा चुनाव, और ये राज्यसभा का चुनाव। तो पहले आप योग्य होंगे और उसे साबित करेंगे कि आप चुनाव लड़ने योग्य हैं, तभी तो आप आगे चुनाव लड़ेंगे। जी हां, यह है दुर्भाग्य इस देश का। यानी पहले विपक्षी प्रत्याशियों के फॉर्म स्वीकार हों, इस पड़ाव को वो पार करें, तो वो सारी सरकारी एजेंसियों और बीजेपी के सामने अनइवन ग्राउंड पर चुनाव लड़ें और इस पड़ाव को पार कर लें, तो फिर मतगणना के पड़ाव को भी पार करें। तब जाकर उनकी लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा या नगर निगम की सीट पक्की हो पाएगी। बंगाल का उदाहरण हमारे सामने है ही, जहां कई जगह यह देखने को मिला, स्लो काउंटिंग और उसके बाद अचानक बीजेपी की जीत हो गई। अब बंगाल में कम से कम 4000 ईवीएम, जी हां 4000 ईवीएम के जलकर खाक होने की खबर आ गई है। एक सरकारी बिल्डिंग में जहां ईवीएम रखी हुई थी, वहां आग लगने से ऐसा हुआ है। आपको बता दें कि इन ईवीएम्स का इस्तेमाल हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में किया गया था, जबकि कई जगह और कहा गया है कि 45 दिनों तक इसे सुरक्षित रखिए और इसके साथ किसी भी ढंग की छेड़छाड़ ना हो। लेकिन यहां पर छेड़छाड़ तो छोड़ दीजिए, आग के हवाले कर दिया गया। तो इस घटना से भी कई सवाल उठते हैं कि एकदम से आग क्यों लगी और वहीं क्यों लगी जहां ये ईवीएम थी। क्या इसके जरिए बहुत बड़ा कोई राज छिपाया जा रहा है पश्चिम बंगाल में और इस लोकतंत्र के लिए जो खतरा है? सरकार और चुनाव आयोग को साफ करना चाहिए कि आग कैसे लगी पश्चिम बंगाल के उस जगह पे, कोलकाता के उस जगह पे जहां ईवीएम्स रखी हुई थी, और वो 9वीं 10वीं मंजिल तक कैसे पहुंच गई। लेकिन आज के हालात देखकर लगता है कि इन सवालों के जवाब नहीं मिलने वाले हैं। तो क्या पप्पू यादव ने जो मांग की है वो कोरी भावुकता है, या वाकई विपक्ष को अब इतना ही लाचार और अप्रासंगिक बनाने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है? क्या विपक्ष इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगा तो जनता उसके साथ आएगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों। विपक्ष की लड़ाई में क्या आप उसके साथ हैं, या आज आप इधर हैं या उधर हैं वाली बात है। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पर, अब चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पर बड़ी बहस हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बहस होती है, आप जानते हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट पर बड़ी बहस हो रही है। अब चुनाव आयोग पर बड़ी बहस हो रही है। आखिर क्यों हो रही है, क्यों? और विपक्ष के निशाने पर मोदी सरकार क्यों है? चर्चा करेंगे आज इसी की। इन सबके बीच राहुल गांधी का एक ऑडियो काफी वायरल हो रहा है। 8 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक, आप जानते हैं, उस बैठक में उसके बाद आज ये ऑडियो राहुल गांधी ने 3 घंटा पहले इसको शेयर किया। जरा सुनते हैं उसकी एक छोटी सी बात, सुनिए। Hello everybody. On the 8th of June, the India Alliance and its entire leadership met in Delhi. Here is the speech I gave them. I wanted you to hear it as well. Thank you.
I would like to welcome all of you here today. Thank you for coming. Many years ago, I got into an argument with a very good friend of mine. I told him, what you're doing is completely unfair. And his answer to me was, the world is unfair. Get used to it. It is not my place to answer any of the things that were said here today about the Congress Party. It is my place to, like in the Shiva tradition, swallow everything. The idea of the blue-necked one, Shiva, who drinks all the poison. Whatever more you want to say, whatever criticism you have of me or of the Congress Party, we will accept it. And we will accept it happily and with a smile. We will try to make you happy because our role is fundamentally different from yours. I do not say this with arrogance. Our role, as many of you have stated, is to unite all of you together with love and affection. I have been an MP of the Congress Party since 2004, when I fought my first election. Our party is fundamentally differently organized than all other parties in India. And I say this with humility. Why? Because this party began as a resistance movement when modern India did not exist. Unlike all other parties, it was not built using the infrastructure and the protection of the Indian state. The Congress Party is a resistance movement protecting the idea that all Indians are equal. We are fundamentally opposed to the vision of the RSS. We will die in the Congress Party before we stand with or compromise with the BJP or the RSS. We will have to cut off our heads to make it happen. I know lakhs and lakhs of Congress workers in this country who will say, cut off our heads, we will not bow before the RSS. I'm sorry to say that there is confusion in this group. The confusion is that you, the SP, the TMC, the RJD believe that the political instruments you have used so far will still work. These only worked when the Indian state provided a fair field for them to operate in. That field does not exist anymore. The BJP controls the institutions of the state. The BJP controls the legal system. The BJP controls the bureaucracy. It controls the intelligence agencies. The BJP even controls the election commission. I have many friends in the TMC. तो आप सुन रहे थे यहां राहुल गांधी ने इस पॉडकास्ट को ऑडियो पॉडकास्ट को जारी किया है और इसमें इन्होंने बताया है कि आखिर इंडिया गठबंधन क्या है, कांग्रेस पार्टी क्या है, बीजेपी आरएसएस क्या है, उसकी मंशा क्या है, ये सारी बातें यहां और कांग्रेस पार्टी आरएसएस बीजेपी के सामने कभी भी झुक नहीं सकती, सिर झुका नहीं सकती, ये सारी बातें यहां पर कही गई हैं।